हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी से एक एमसीक्यू आपको जरूर देखने को मिलता है। हो सकता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। वैसे तो इसमें 3 से 4 तरह के न्यूमेरिकल्स है, वो मैं आपको लेक्चर में करवाने भी वाला हूं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी कुछ थ्योरी पार्ट है जो एग्जाम में मोस्टली कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। आज का सेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरे द्वारा डिजाइन है। मेरा नाम है दीपक शर्मा। देखिए, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेक्चर में हम कुछ चीजों को फील करते हैं। हम बार बार हम सुनते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन लाइफ का भी एक पार्ट है, इसलिए बहुत हद तक ये आपको समझ में भी आएगा। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको आप शायद फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सच है और आप उनको एग्जाम में सही करके आएंगे। ग्रेविटेशनल, देखो ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो कहां लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगेगा जिनका कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, ये जो फोर्स है वो काम करेगा। दो ऑब्जेक्ट यानी मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है कोई चीज और एक ये है, तो इसका कोई ना कोई मास होगा और इसका कोई ना कोई मास होगा। तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच मास होगा और इस मास के कारण की क्या होगा, ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां कंफ्यूजन कहां कहां क्रिएट होता है। एक तो होता है कि G कैपिटल और एक G स्मॉल, एक G कैपिटल और एक G स्मॉल, क्या डिफरेंस है। एक चीज ध्यान रखना कि कैपिटल G जो है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप अर्थ पर है, कहां पर, अर्थ पर, तो कोई पूछे कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। कोई पूछे आप मून पर हैं तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। कोई पूछे आप जुपिटर पर हैं तो वहां कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू क्या है। एक तो ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। अब ध्यान रखना, जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स है। आप अर्थ पर हैं तो कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। आप मून पर हैं, कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। आप जुपिटर हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आप किसी प्लेनेट पे हैं, आप जब कैपिटल जी को मानेंगे तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स बट एक स्मॉल जी वर्ड सुनेंगे आप, है ना, एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी की वैल्यू आपको पता है, अर्थ पर अलग होती है, मून पर अलग होती है, जुपिटर पर अलग होती है, हर एक प्लेनेट पर अलग होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आप उसको नहीं सुने होंगे, हो भी सकता है आपको ना पता हो। पता है आपको, जी की वैल्यू अर्थ पे भी अलग अलग होती है, बट हम उसको एक ही क्यों मान के चल रहे हैं, 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें इतना कम वेरिएशन होता है कि हमें वो कैलकुलेशन में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअल में, है ना। बहुत बड़े स्केल पर इस चीज की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। अर्थ पे, मून पे भी कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन ये हर एक प्लेनेट पर, हर एक ऑब्जेक्ट पर अलग अलग होती है। ठीक है, मून पर अलग जी की वैल्यू होगी, लेकिन वो कैपिटल जी नहीं है, वो स्मॉल जी है। M1 और M2, ये M1 और M2 क्या है, देखो कोई फोर्स होता है वो दो चीजों के बीच काम करता है। जैसे मैं हूं, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट। अब इसका भी कोई ना कोई मास है, ये हो सकता है 160
का हो, न्यूटन का हो, 100 न्यूटन मास का हो, मैं 150, 200, 500 हो सकता है। तो हम दोनों के बीच कोई ना कोई मास है और इन मास की वजह से हम दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। अब एक्चुअल में क्या है कि जो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बहुत बहुत एक किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है ना, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का मतलब जैसे अर्थ और मून, अर्थ और मून एक पॉइंट की तरह ही है। क्यों सर, बहुत बड़ी है सर, अर्थ तो बहुत बड़ी है, मून बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इनके डिस्टेंस भी देखोगे ना, इनके बीच इतना डिस्टेंस है कि इनको आप पॉइंट में ही डिस्क्राइब कर सकते हो, पॉइंट में बता सकते हो कि पॉइंट मास ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है पॉइंट मास के लिए, ठीक है, और स्फेरिकल बॉडीज के लिए। ठीक है, अब ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है और ये बहुत वीक फोर्स है। देखो, जो सन है, ठीक है, उसके चारों अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो क्या है, ये वीक फोर्स है, ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पे तो काम करते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप को जैसे इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन लैपटॉप मेरे चारों चक्कर नहीं लगा रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच है ना क्या है, ये फोर्स वीक है, क्योंकि ये दो पॉइंट मास पे ही काम करता है ना, इसीलिए ये काम करता है। एक ये वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी तरह के डिस्टेंस पे अप्लाई होता है, यानी अर्थ मून पे भी बहुत डिस्टेंस उस पर भी अप्लाई है, और मेरे और लैपटॉप के बीच, मेरे और कैमरे के बीच, मेरे उस चेयर के बीच, इस टेबल के बीच, इस बोर्ड के बीच एक फोर्स काम कर रहा है, यानी ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डिस्टेंस पे काम करता है। ये न्यूटन के तीसरों लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता लग गई। एक चीज और ध्यान देखिए, ये डिस्टेंस की बात है ना, डिस्टेंस की बात है ना, आर क्या है, यहां डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जी कैपिटल हमें पता लग गया, जी की वैल्यू भी पता है, 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, हमें फोर्स पता लग गया, एफ निकालना है, मास हमें पता लग गया, आर की हमें वैल्यू पता लगी, एम पता लग गया। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल। अब ये कोई ना कोई मास का होगा, m1 मास है, इसका m2 मास है, एक दूसरे को इक्वल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस है, और इनके बीच जो फोर्स कर रहा है वो क्या है, f फोर्स काम कर रहा है। अब कोई आपको पूछे सर ये जो कैपिटल G की वैल्यू है, क्या ये भी न्यूटन ने दी थी, तो ध्यान रखना, ये कैपिटल G की वैल्यू किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो हो गया हमारे इस फॉर्मूले का काम, शुरुआती काम जिसको कहते हैं ना, जी की वैल्यू को पूछे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। हमें देखो ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस, मास होना जरूरी है तब तो उनके बीच एक फोर्स काम करेगा। ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट 10 किलो का और एक 10 ग्राम का हो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई मास जरूर होगा। ठीक है, इट ऑलवेज इक्वल, विच इज कॉल्ड ग्रेविटी। द अर्थ एक्सट्रैक्ट द सेम फोर्स ऑन द सन, पृथ्वी पर जितना फोर्स सूर्य लगाता है उतना ही सन पृथ्वी पर लगाता है, इक्वल फोर्स लगाते हैं। जी की वैल्यू हमें पता लग गया, इसको हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में बात की थी। अब देखो, डिस्टेंस और मास के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा, बिल्कुल होगा सर, इसका m1 मास हम लोग कर देते हैं और इसका m2 मास कर देते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच अगर मैं ये कहूं तो इनके बीच एक कोई ना कोई फोर्स भी काम कर रहा होगा, और ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। आर क्या है, इनके बीच का
डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। अगर अब आपको कोई बोल दे कि इनका डिस्टेंस r है, अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहां सॉरी मैं एक बार, हां, अगर मैं ये कहूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैं इसको r की जगह 2r कर दूं, 2r कर दूं, तो जी एफ की इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसमें क्या चेंजेस होंगे? क्या है, आप सभी को पता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर का, पढ़ा है हमने। अब ये कह रहा है आर की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, 2r कर दिया, बिल्कुल कर दिया 2r। अब देखो 2r करता तो क्या चेंजेस आएंगे। अब हमारा फॉर्मूला देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं F R की वैल्यू क्या कर दी, 2r कर दी ना, तो आर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 1/4, यानी जो नया फोर्स निकल कर आया वो क्या है, 1/4 है पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में। बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बोल रहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके m1 और m2 मासेस हैं, उनका कोई ना कोई मास होगा, ठीक है, और ये मास और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस था r, उसको 2r कर दिया, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या हो गया, 1/4 होगा अगर उसकी डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं, अगर r का जो डिस्टेंस है, r इनके बीच का डिस्टेंस, उसको r/3 कर दूं, यानी 1/3 कर दूं, कम कर दोगे, इतनी दूर था उसको कम करके यहां तक ले आए, है ना, 1/3 कर दिया हमने, कहूं कि 1 किलोमीटर, उसको 1/3 हो गया, तो कम हो गया ना। तो आपको ये बताना है कि जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का कितना होगा, ये निकालना है। बिल्कुल सर, बहुत इजी है, ये तो अभी आपने बताया है। हमने अभी पढ़ा था कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के। अब 1/3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, क्या होगा, 1/9, तो एक्चुअल में कितना हो गया, 9। तो F2 कितना हो गया, F2 हो गया F1 का 9 गुना हो गया, क्योंकि इनके बीच क्या हो गया था, डिस्टेंस कम हो गया था। बिल्कुल सही है। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ऐसा समझिए कि ये, अगर मैं अर्थ और मून के कॉन्सेप्ट को समझाऊं, देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारा मून, अर्थ और मून है। अर्थ मून पे एक फोर्स अप्लाई करेगी और अट्रैक्शन करेगी, और मून अर्थ को एक अट्रैक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ये ए फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये बी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इफ फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून इज ए एंड फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ इज बी, देन क्या होगा, आपको बताना है। इसके मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस रख रहा हूं, क्या होगा, फोर्स के बारे में बात करनी है। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, और कैन नॉट डिटरमाइन। अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके अभी बताइए। ध्यान रखना, मैंने बात की थी मास कुछ भी हो, अर्थ हो, मून हो, अर्थ सन के बीच हो, कोई भी हो, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, इक्वल फोर्सेस लगाएंगे। बिल्कुल सही है, बट एक चीज ध्यान रखिए, है ना, अगर मैं बात करूं फोर्स की, ठीक है, अगर मैं एक फॉर्मूला F बराबर m होता है, F बराबर ma, ठीक है, तो A बराबर क्या होगा, F अपॉन m। एक चीज जरूर है, जो चीज का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन जल्दी आ जाएगा, इसलिए मून अर्थ की कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए मून क्या है, जल्दी एक्सेलरेशन में आ जाता है, त्वरण में आ जाता है।
यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब एक दो कॉन्सेप्ट और एग्जाम में पूछते हैं। क्या है कि जो न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशनल, वो न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो करता है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। एक तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार कंटिन्यूसली एग्जाम में आ रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमने देखा। आकर्षित बल होते हैं, दुर्बल कमजोर बल होते हैं, ये सभी डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है ना। हम क्या कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? वो एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वो एक सेंट्रल फोर्स है। अब हमारे एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है जहां आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जैसे आज की क्लास में समझ रहे हैं। सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज कवर किया गया है, क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। हमारा जीए का एक कोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। सब्जेक्ट वाइज थ्योरी में कवर होते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। पूरी परचम की टीम आपको ये कवर करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10,000 PYQs का डिटेल सॉल्यूशन है। ये डिटेल सॉल्यूशन ध्यान रखना, बुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स में, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इन 10,000 MCQs को पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, चाहे डेमो में कम से कम आप 50,000 MCQs को कवर करते हैं। और ऐसे से नहीं, कोई भी एग्जाम इससे बाहर नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में कि कोई भी एग्जाम इससे बाहर MCQs नहीं बनते हैं। अब आ गया है हमारा टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी, एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर तैयार होते हैं। सेक्शन टेस्ट हैं, 5500 MCQs हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो अब हमारा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे लिए बनता है कि सर कैपिटल जी की हमने बात कर ली, लेकिन स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी क्या है? एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये स्मॉल जी क्या है? आपको ये ध्यान होना चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू अगर कोई आपसे अर्थ की पूछे कि अर्थ की स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की तो हमें पता थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे अर्थ की जी की वैल्यू। इसको ऑलमोस्ट आप कैलकुलेशन में 10 मीटर पर सेकंड भी मान सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में ऑलरेडी गिवन नहीं है तो। जी की वैल्यू मून पर क्या होती है? हम इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। अर्थ की जो ग्रेविटी है ना उसका 1/6 होती है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कुल मिलाकर आप ये लिख सकते हो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 6 इतनी होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि जी की वैल्यू जुपिटर पर क्या होती है तो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब है कि कोई चीज एक सेकंड में कितनी है। अगर कोई चीज आप इसको पेन को नीचे गिरा रहे तो ये एक सेकंड में कितना आ जाएगा? ये 9.8 मीटर एक सेकंड में नीचे आएगा। हर सेकंड कितनी आ रही है? 9.8। यही क्या है? जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले को यहां ऐसे समझिए, आप इस फॉर्मूले को ये नोट डाउन करिए कि स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटल जी, ठीक है, एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, एम क्या है? मास। और ये मास पता है क्या है? ये मास ऑफ प्लेनेट है। मास ऑफ प्लेनेट, एम क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट का, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, जुपिटर हो, कोई भी प्लेनेट है उसका मास है एम। यहां आर क्या है? आर है आपके रेडियस ऑफ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट की रेडियस क्या है इसके बारे में बात करते हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट, स्मॉल जी, कैपिटल जी आपको पता है, स्मॉल जी निकालना है, कैपिटल जी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। तो ठीक है, अब हमें यहां पता लग गया जी की वैल्यू अर्थ पर, मून पर, जुपिटर पर, और ये फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, एक एमसीक्यू के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक बात बताइए, एक प्लेनेट की रेडियस है, ठीक है, एक
कोई प्लेनेट है, हमें नाम नहीं पता, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, उसकी जो अर्थ की रेडियस है उसकी आधी है, ऐसा लिखेंगे। किसी प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की आधी है और किसी भी प्लेनेट का मास अर्थ के मास के डबल है, तो ऐसे लिखेंगे। यहां देखो थोड़ा ध्यान रखना, पी क्या है, पी क्या है, प्लेनेट है, पी क्या है, प्लेनेट है, ई क्या है, यहां पर अर्थ है, ठीक है। आर क्या है, यहां रेडियस है, एम क्या है, यहां पर मास है, एम क्या होगा, यहां पर मास होगा, ठीक है। तो अर्थ का मास यहां पर और प्लेनेट का मास। अब यहां बोल रहा है एग्जाम में कि जो रेडियस है किसी प्लेनेट की रेडियस वो अर्थ की रेडियस की आधी है और प्लेनेट का मास अर्थ के मास का क्या है, डबल है। तो वो पूछ रहा है कि जो प्लेनेट पे जो लगेगा, जो ग्रेविटी लगेगी वो अर्थ के ग्रेविटी के कितने गुना होगी, क्योंकि हमें इसकी तो पता है ना, हमें इस किसी अर्थ की ग्रेविटी के बारे में पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट हमें किसी नए प्लेनेट के बारे में पता करना है। अब भैया क्या होगा, बिल्कुल इजी है, क्या करना है आपको, हम फॉर्मूले में डाटा को पुट करेंगे और आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, आपका ये फॉर्मूला है क्या। अब इस फॉर्मूले को जी मास क्या है, डबल है, तो आपने डबल कर दिया, रेडियस क्या है 1/2 है, ठीक है, क्या है 1/2 है। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया 8, तो कितना हो गया 8। अर्थ की रेडियस का क्या है 8 गुना है उसकी ग्रेविटी, है ना, सॉरी ग्रेविटी, रेडियस का अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके 8 गुना है उस प्लेनेट की ग्रेविटी। वापस समझिए, ये बोल रहा है कि कोई प्लेनेट है, मान लो ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का जो है ना वो अर्थ की रेडियस का, है ना, किसी प्लेनेट की रेडियस जो है वो अर्थ की प्लेनेट की आधी है और किसी प्लेनेट का मास अर्थ के मास का दुगना है, तो जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, एक तो ये पूछा है। अब एक बात, नया क्वेश्चन और समझिए, कोई प्लेनेट है उसका मास अर्थ के मास का आधा है, अर्थ के मास का आधा है, ठीक है। किसी प्लेनेट की रेडियस भी क्या है, अर्थ की रेडियस की आधी है, हाफ है। तो बताओ उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या होगी, अर्थ की जी की वैल्यू के कंपैरिजन में इस प्लेनेट की जी की वैल्यू क्या होगी, आपको ये परसेंटेज निकालना है। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने बताया आपको इस जी के में फॉर्मूले को पुट करना है, ये हमें फॉर्मूला पढ़ते आ रहा है अभी, ठीक है। चलिए सर, ये हमने अभी आपने बताया था, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मास क्या कर देते हैं 1/2 कर देते हैं, है ना, और रेडियस भी क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो ये क्या होगा 1/2 इंटू 1/4, 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, ये अर्थ की जो जी की वैल्यू है अर्थ पर उसका डबल होगा उस प्लेनेट पर, ठीक है, जी की वैल्यू। अब डबल का मतलब क्या हो गया, अगर कोई पूछे उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या है तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो बोल रहा है एक ग्रे जिसकी द्रव्यमान उसका मास क्या है, देखो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट हुज मास इज 1/7 ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक, मैं कह रहा हूं 1% भी गलती नहीं होगा। ये बोल रहा है किसी भी प्लेनेट का मास कितना है, अर्थ के मास का 1/7 है, ऐसे लिखा था हमने, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है किसी भी प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की आधी है, यही हमने लिखा था। सर आपने ये भी बताया था कि ऐसे इस फॉर्मूले में क्या करना है, अप्लाई करना है। अब जी की वैल्यू क्या है 1/7 है, तो 1/7 और आर की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, तो क्या हो गया 1/4, ठीक है 1/4, तो क्या आ गया इसका जी की वैल्यू क्या आ गई 4/7 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है, जीपी क्या है 4/7 जीई के, वो कहेगा अगर और सोल्व करो तो 4/7, जी की वैल्यू क्या है 9.8 है,
तो ये क्या किया 1 एंड 2 4, ठीक है, और 5.6 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी नहीं था, वो का एग्जैक्ट फॉलो करना था। अब आपको ये भी बताना है कि बताओ ए फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, जोड़ों में होता है बिल्कुल, दो ऑब्जेक्ट के बीच ही होगा, ए एंड बी एंड इक्वल अपोजिट द फोर्स ऑन द बी एंड ए स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, हमने बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, आप सभी को पता है, और दोनों ऑब्जेक्ट बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब बोल रहे हैं एरिस्टोटल, व्हाट वाज द फ्लो इन एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन। अब देखो एरिस्टोटल, अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते 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 थोड़ी दिनों में अपने आप रुक जाएगी, थोड़ी देर में। उसने कोई बात ही नहीं की, उसने इनर्शिया के बारे में बात ही नहीं की, ठीक है। तो क्या होगा, उसने इनर्शिया के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में सोचा ही नहीं, है ना, उसने फ्रिक्शन के बारे में सोच ही नहीं पाया। वो तो कह रहा था कि बस थोड़ी देर एक बॉल को चलाते जाओ, थोड़ी देर में कोई साइकिल अपने आप रुक जाएगी, कोई बॉल अपने आप रुक जाएगी। लेकिन गैलीलियो आए, उन्होंने कहा अपने आप कुछ नहीं रुकता, उस पर कोई फोर्स काम करता है, कोई चीज उस पर काम कर रही है, इसीलिए वो अपने आप नहीं रुकती है। गैलीलियो ने कहा कि भैया फ्रिक्शन, है ना, घर्षण के कारण वो रुक रही है, अपने आप नहीं रुक रही है। अगर आपसे कोई पूछे बहुत अच्छा कि बताओ न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, उस फॉर्मूले के बारे में बात करो, तो भैया यही फॉर्मूला हम था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी यहाँ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, r डिस्टेंस है, और f क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है ना, f क्या है यहाँ फोर्स के बारे में पूछा है, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की, ग्रेविटी के बारे में बात की। अभी इस लेक्चर में एक पार्ट और आना बाकी है जिसमें हम अर्थ की ग्रेविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, तो उसका टॉपिक का स्पेशल टॉपिक होगा अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। यहां हमने एक्सक्लेरेशन जो है उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे, और एस्केलेशन कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। तो आने वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, उस कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है। हम यहां पर देखो, मैंने ये जो बताया आपको डिस्टेंस में क्या चेंजेस होंगे वो हमने बात की है ना, अगर उसके डिस्टेंस को 1/4 करते हैं, डबल करते हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे, है ना, दो ऑब्जेक्ट से बीच जो फोर्स है वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। और ये बताया कि ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।